डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आप जरा न्यूमेरिकल्स में चलें। अ ट्रक कैरिंग कार, एक ट्रक है जिसके ऊपर कार है, अनलोड्स अ 1500 kg, और वो क्या कर रहा है, 1500 kg की कार को अनलोड कर रहा है, यानी नीचे तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ, याद रखें केजी की यूनिट हमारे साथ सिर्फ मास के साथ ज्वाइन होती है। सो हम लिखेंगे मास हमारे पास है 1500 kg यूजिंग अ प्लैंक। एक प्लैंक है, आपने देखा होगा, ये प्लैंक है और ये यूं करके आपकी कार यहां से जो है वो अनलोड हो रही है, यहां से नीचे आ रही है आपकी कार। आप अपनी बुक में देखें, आपको डायग्राम इजीली नजर आ जाएगी। और वो एंगल बना रही है 30 डिग्री। इसके अलावा उसने कहा है कि ये जो अपर एंड है, ये वाला एंड, ये उसने कहा है 2 मीटर की हाइट है, यानी 2 मीटर की हाइट दी हुई है आपके पास, हाइट 2 मीटर। ये तो स्टूडेंट्स हम टोटल हाइट को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमारे पास दी हुई है 2 मीटर। कुछ और दिया हुआ है नहीं। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन फाइंड करना है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, mgh। ये मैंने आपको एक चैप्टर टॉपिक था लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया भी था कि ग्रेविटेशनल जो वर्क डन होता है वो एक्चुअली स्ट्रेट अवे नीचे होता है, बिल्कुल नीचे, यानी बिल्कुल नीचे होता है, क्योंकि उसमें नीचे फोर्स लग रही होती है। और ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है, यानी जितना वर्क डन यहां से यहां नीचे जाने में लगेगा वो हर जगह से वो इक्वली होगा। ये मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया था। सो एक्चुअली ग्रेविटेशनल वर्क डन जो है वो हमारे पास होता है mgh के। डोंट फॉरगेट इट, ग्रेविटेशनल वर्क डन होता है एक्चुअली ये वही है fd के इक्वल। तो d इसमें हाइट है, f हमारे पास वेट है, तो एक्चुअली वेट आपको पता है mg के इक्वल होता है। सो एक्चुअली है वही चीज है, mgh। सो स्टूडेंट्स मास दिया हुआ है 1500 kg, g की वैल्यू आप सबको पता है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। डोंट फॉरगेट दिस, जमीन पर हमारी 9.81 हमेशा हमारे पास कांस्टेंट होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। g की वैल्यू हमारे पास है 9.81, h हमारे पास दिया हुआ है 2 मीटर। सो बाकी स्टूडेंट आपके पास सिर्फ कैलकुलेटर रह जाएगा, उसकी मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। 3009.81, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 29430 जाउल वर्क आया, ग्रेविटेशनल वर्क डन। अगर आप चाहें तो इसको किलो जाउल में भी ला सकते हैं। किलो जाउल में लाने का मेथड ये है, जब भी किसी चीज को किलो में लाएं तो डिवाइड आप 1000 से करेंगे। तो किलो में लाने का ये 29.430 किलो जाउल आएगा आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 1000, अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें एंगल का कोई जिक्र नहीं है। सो ऐसी चीजें समटाइम आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती हैं। सो ये नहीं है आप लगा देंगे FD cos थीटा, तो cos 30 लगा लें और आप सारे का सारा आंसर जो है वो गलत कर दें। सो डोंट डू दिस लाइक दिस। डियर स्टूडेंट्स, उसने ग्राफ का भी कहा था, मैंने ऊपर वाली चीज को रब कर दिया है। एक्चुअली रीजन ये थी कि जगह नहीं थी हमारे पास। तो ग्राफ में मैंने आपको स्टूडेंट समझाया था कि एक हमारे पास y एक्सिस होता है और एक हमारे पास x एक्सिस होता है। x में आपने डिस्प्लेसमेंट रखना होता है, जो कि हमारे पास यहाँ हाइट दी हुई है, और ये हमारे पास वेट है या f है, f जो कि mg के इक्वल था, ये है। आपने ग्राफ बनाना है। आप देखें हमारे पास जो टोटल mg दिया हुआ है, यानी f इज इक्वल टू mg, अगर हम फाइंड आउट कर लें, m हमारे पास 1500 है, g की वैल्यू 9.8 है, तो ये हमारे पास आंसर 14700 आ जाएगा। 14700 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगी।
जबकि हाइट आपने देखा कितनी है हमारे पास 2 मीटर। अब स्टूडेंट आइडियली एक रख लेते हैं यहाँ 1 मीटर, यहाँ रख लेते हैं 2 मीटर, और जबकि हमारे पास जो फोर्स है वो लगी थी कितनी हमारे पास 1 फोर्स, बल्कि इसको भी किलो न्यूटन में ले आए, 1000 से डिवाइड करके 14.7 किलो न्यूटन आ जाएगा जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहां लिख लेना किलो न्यूटन में आपका ये था। सो स्टूडेंट हम आइडियली 14.7 किलो न्यूटन यहां कर लेते हैं, यहां रख लेते हैं, ये मीटर में था। तो आप इस ग्राफ को एक दूसरे के साथ स्ट्रेटली ज्वाइन करें तो स्टूडेंट ये हमारा टोटल वर्क डन है, ग्रेविटेशनल फील्ड का टोटल वर्क डन हमारे पास ये होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अ कार हैविंग अ टोटल मास ऑफ 1500 kg, एक कार है, पहले हम स्टूडेंट डाटा लिख लेते हैं। मास दिया हुआ है 1500 kg, ये हमारे पास दिया हुआ है, ड्राइवर के समेत उसने दिया टोटल मास। इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 kph, kph का मतलब होता है किलोमीटर्स पर आवर, यानी आपके पास जो स्पीड दी है वो 40 kph, kph का मतलब होता है 40 किलोमीटर्स पर आवर। स्टूडेंट आपको पता है ये आपकी ये स्पीड की SI यूनिट ही नहीं है, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड इसकी SI यूनिट होती है। तो इसका प्रोसेस ये है कि आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड 3600 से कर लें। कैन आई कैलकुलेटर प्लीज? स्टूडेंट्स मेरे पीछे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं जो ये सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो उनके सामने 40 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 3600, तो हमारे पास 11.11 आया मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। अब उसने क्या कहा है, थ्रू अ स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल सीधी पाथ पे जा रही है कार, यानी ये देखें ये कार है, ये आपकी सीधी, ये तो कुछ बहुत बड़ी कार बन गई, ये आपकी कार है, ये आपकी कार है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है, और यहां पहुंचते ही इसकी ब्रेक फेल हो गई और इसकी जो स्पीड थी वो 40 kph थी, और यहां अब इसको रोकना है, और इसको रोकने के लिए आपको कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी। स्टूडेंट इस वक्त कार के पास सिर्फ एक ही एनर्जी है, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कार मूवमेंट में चल रही है हमारे पास और कोई एनर्जी इसके पास नहीं है। आपको अगर उसको रोकना हो तो आपको उसको इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा जितनी उसकी एनर्जी होगी। ये मैंने आपको अगर याद हो तो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन कराई थी, तो उसमें मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया भी था कि आपका जो वर्क डन है वो सारा का सारा कार की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² के, हाफ m हमारे पास स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है 1500, v आपको दिया हुआ है 11.11 का स्क्वायर, बाकी काम कैलकुलेटर करेगा। आई हैव अ कैलकुलेटर, 1500 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 11.11 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आंसर आ रहा है 92574, 92574 जाउल आ गया। अगर आप चाहें तो चूंकि ये बहुत बड़ा वर्क डन है तो इसको किलो जाउल में लाने के लिए आप डिवाइड 574 को डिवाइड 1000 से कर लें, तो ये आ जाएगा 92.57 किलो जाउल। थोड़ा अगर राउंड ऑफ करें तो 92.6 किलो जाउल आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू गेट इट। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, तो बॉल का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, और स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये इसकी SI यूनिट नहीं है, इसकी SI यूनिट होगी जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.1 kg। ये हमारे पास मास आ गया बॉल का। कहता है इज रिलीज फ्रॉम हाइट 30 मीटर, एक हाइट जो है 30 मीटर वहां से इसको फेंका गया था, और इसको
जो रेजिस्टेंस लगी थी वो 0.4 न्यूटन की लगी थी, एयर रेजिस्टेंस। जैसा आपको पिछले लेक्चर नंबर 3 में मैंने एयर रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि बॉल आ रही है, हवा उसको नीचे से रिटार्ड कर रही है, ड्रैग कर रही है। तो वो जो फोर्स रेजिस्टेंस जो लग रही है फोर्स की, वो 0.4 न्यूटन लग रही है और थ्रू आउट 30 मीटर की हाइट पर लग रही है। ये भी सुन ले, थ्रू आउट। तो कहता है कि बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट जरा एक यहां समझने की कोशिश करें। ये देखें, ये बॉल है, इसने यहां जाना है, यहां जाके स्ट्राइक करना है बॉल ने, और बॉल के पास जो टोटल हाइट दी हुई है वो दी हुई है 30 मीटर की। ये दी हुई है। बॉल जब उस हाइट में से ट्रेवल करते हुए आएगी तो इसको रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, किसकी? एयर की लग रही है, वो उसको आने नहीं दे रही इतनी आराम से। तो हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अब आफ्टर दैट आपको पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी में से आपको रिटार्डिंग फोर्स, टोटल वर्क डन में से आपको ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस रिटार्डिंग या रेजिस्टिंग वर्क डन के इक्वल होता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो वर्क में से ये वाली जो हमारे पास है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये वर्क कैसे फाइंड होगा? ये वर्क है जो बॉडी को यहां से यहां आने में लगता। एक बात याद रखें, बॉडी का जो सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, जरा बात को गौर से सुने, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, यहां काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक्चुअली बॉल को यहां तक लाने का टोटल वर्क डन होगा। और जब हम इस बॉल को रिलीज करते हैं, अगर हमें एयर रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़ता, यानी थ्रू आउट यहां से यहां तक जाते, तो यही पोटेंशियल एनर्जी सीधा सीधा आपकी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जानी थी, सारी की सारी। यानी इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी विदाउट रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस अगर ना लग रही हो, तो वो वही होगी जो इस पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी वर्क डन के इक्वल थी, तो वर्क डन को हम टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, यानी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ने सारे का सारा काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट होना था। तो एक्चुअली हम इस पॉइंट पे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, जब बॉल वापस आके स्ट्राइक करेगी टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। वो हमें पता है वही टोटल वर्क डन है, क्योंकि वो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली टोटल वर्क डन है जो बॉल को ऊपर ले जाने में लगा था। इसमें से वर्क डन आप माइनस कर दें रेजिस्टेंस का। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होगी, और रेजिस्टेंस का वर्क डन fs या f हाइट fh के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ हाइट दी हुई है, वर्क डन का फॉर्मूला ही fh होता है। अब आप मास ले लें, मास हमारे पास 0.1 है और स्पीड हमारे पास दी हुई है, I am really sorry we don't have any speed here. I'm really sorry, स्पीड यहाँ नहीं दी हुई। हम यूं करते हैं, इस साइड की, इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी ही फाइंड कर लेते हैं, यही बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास मैं समझा था यहाँ स्पीड दी हुई है, स्पीड नहीं दी हुई। सो हम टोटल mgh में से, यानी टोटल इस जगह पे टोटल वर्क डन होगा, उसमें से आप fh को माइनस कर दें। m हमारे पास स्टूडेंट 0.1 दिया है, g हमारे पास 9.8 दिया है, हाइट हमारे पास टोटल दी हुई है 30 मीटर की, उसमें से fh माइनस करना है। तो f हमारे पास रिटार्डिंग जो फोर्स है वो हमारे पास 0.4 लग रही है, और हाइट हमारे पास यहां भी 30 मीटर की है। अगर आप इधर से और इधर से 30 माइनस कॉमन निकाल लें, वैसे 9.8 को इससे मल्टीप्लाई करूं, 0.98 माइनस 0.4, बाकी स्टूडेंट कैलकुलेटर से ही करें, ज़्यादा फनकारियां करने की जरूरत नहीं। 0.98 में से 4 माइनस करें तो चलें इसी से कर लेते हैं, 0.58 17.4 आ गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप मेरा आंसर ठीक होगा। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर 4 अपने इख्तिताम को पहुंचता है। साथ साथ रहे, इंशाल्लाह सारे चैप्टर्स के आपके पास जो है वो नोट्स और लेक्चर्स आपके साथ साथ मौजूद रहेंगे।